तो आप लोग को प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन में तो कोई दिक्कत नहीं रहा। हम लोग ये देख चुके काहे का डिवीजन प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि उनका जीवन काल बहुत छोटा होता है। तो जीवन काल को छोटा से बड़ा बनाने, यानी कि वो अपने आप को जीवित रखने के लिए क्या करते हैं, लगातार डिवाइड करते रहते हैं। इससे क्या होता है, जितनी बार डिवाइड करके नए सेल्स बनेंगे, सभी सेल्स का लाइफ फिर से उतना ही हो जाएगा जितना कि उनका जीवन काल होता है। और इनका जीवन काल था कितना, 20 मिनट से 40 मिनट के बीच में। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल का लाइफ हम लोग क्या देख रहे थे कि एक चक्के की तरह घूमता है, एक साइकिल की तरह। और उस साइकिल को हम लोग कहे हैं सेल साइकिल। सेल का दरअसल है वो लाइफ साइकिल। ठीक है, तो बात आई सेल साइकिल पे। अब इस सेल साइकिल को हम लोग दिखाने के लिए एक चक्के का इस्तेमाल किए, एक सर्कल का, जिसका सेंटर मोरलेस यहाँ पे है। और इसको हम लोग देखें कि ये दो भाग में बटा होता है। एक बड़ा सा हिस्सा शेडेड वाला, इसको नाम दिया गया इंटरफेज, इसको नाम दिया गया इंटरफेज। और छोटा सा हिस्सा, इसको नाम दिया गया एम फेज। ठीक है, अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, यही समझ लीजिए कि इंटरफेज है सेल के, यूकैरियोटिक सेल के, जिसमें न्यूक्लियस है, उसके जन्म लेने के, बनने के ठीक बाद से शुरू हो जाता है। और तब तक कि जब तक वो डिवीजन करने नहीं चलता, तब तक के जीवन काल को, तब तक के उनके सेल के टाइम को हम लोग नाम देते हैं इंटरफेज, यानी मध्यकाल, अंतरावस्था। ठीक है, अब जो भी सेल के अंदर तरह तरह के मॉलिक्यूल्स के बनने की घटनाएं होंगी, द काइंड्स ऑफ रिएक्शंस बाय विच द न्यू मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन द सेल, और सेल का साइज बढ़ना, ये सारा एक्टिविटी होगा इंटरफेज में। ठीक है, ये सारे एक्टिविटी के लिए इसका जो साइट है वो इंटरफेज है। एम फेज इज डेडिकेटेड फॉर द सेल डिवीजन। सेल अब डिवाइड करने चल देगा, उसके लिए जो फेज है वो कहलाएगा एम फेज। और एम फेज में फिर दो भाग है। ठीक है, एम फेज में दो भाग है। एक है KARYO कैरियो, KINESIS कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियो, ये जो कैरियो टर्म है, कैरियो टर्म है, इस कैरियो का मतलब होता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस इसका मतलब है डिवीजन। ऐसा कह रहा है, इसका मतलब होता है डिवीजन। उसी तरह से यहां देखिए साइटो, इसका मतलब हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, और फिर से काइनेसिस मतलब साफ डिवीजन। यानी कि एम फेज के दौरान दो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी। पहली घटना होगी न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस का विभाजन, और दूसरी इंपॉर्टेंट घटना होगी साइटोप्लाज्म का डिवीजन। और जहां तक आप लोग देखे होंगे अगर वीडियो, ये वाला क्या कहता है बैक्टीरिया का डिवीजन वाला क्लास रिकॉर्ड करके आप लोग को जो दिया गया था, उसमें आप देखे होंगे बैक्टीरिया भी तो वैसा ही करता है। अपना क्रोमोसोम को दो भाग में बांटा, भाई उसके पास न्यूक्लियस के नाम पे उसका न्यूक्लियोइड है, तो न्यूक्लियोइड को ही ना बांटेगा, वो उसका कंट्रोल सेंटर है। तो उसने क्या किया, अपने न्यूक्लियोइड को दो भाग में बांटा। ठीक है, और उसके बाद फिर सेल को दो भाग में बांटा। एक सेल में न्यूक्लियोइड का एक वाला, और दूसरे सेल में न्यूक्लियोइड का बचा हुआ हिस्सा चला गया। इस तरीके से दो डॉटर सेल्स बने। इसमें भी वही होगा, इसका पहले न्यूक्लियस दो भाग में बटेगा, दो न्यूक्लियस वाले स्टेट में आएगा, और उसके बाद क्या करेगा, वो साइटोप्लाज्म को दो बराबर भाग में बांटेगा।
एक न्यूक्लियस को एक में, दूसरे को दूसरे में भेज के सेल डिवीजन कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो मॉडल वही है, लेकिन यहां और वहां में बहुत अंतर है। ठीक है, ये बहुत कोऑर्डिनेटेड है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और कहीं पे भी गलती हुआ तो वापस चला जाएगा या काम रोक देगा, उसमें उतना कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, तो जैसे एम फेज में सेल डिवीजन के दौरान इतनी सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उसी तरह से इंटरफेज इसमें भी हम लोग डिवीजन देखते हैं, मतलब इसके कार्यकाल का भी विभाजन देखते हैं। तो ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, एक कहलाता है G1 फेज, दूसरा कहलाता है एस फेज, और तीसरा कहलाता है G2 फेज। ठीक है, इंटरफेस को फिर 3 भाग में बांटा हुआ है, एक है G1, दूसरा है एस, तीसरा है G2। अब G1 का मतलब G से होता है गैप, अंतराल। ठीक है, G से मतलब है गैप, तो आप इसे कहेंगे पहला अंतराल, G1 फेज। ठीक है, एस से मतलब है सिंथेसिस, संश्लेषण। ठीक है, एस फेज का मतलब है संश्लेषण, सिंथेसिस करेगा, और G2 फिर से वही गैप, G से गैप। तो मतलब ये हो गया गैप 1 फेज, ये एस यानी सिंथेटिक फेज या सिंथेसिस फेज, और है G2 यानी गैप 2 फेज। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम छोटे छोटे हिस्सों में बटा होता है। तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लें, क्या समझे? ये है सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल के 2 अहम हिस्से, एक हो गया इंटरफेज, दूसरा हो गया एम फेज। एम फेज फिर बटा हुआ है 2 भाग में, न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस रेस्पेक्टिवली। इंटरफेज इसके 3 हिस्से, G1 यानी गैप 1, एस फेज यानी सिंथेसिस फेज, और तीसरा गैप 2 G2 फेज। ठीक है, हर एक के साथ अपनी अपनी घटनाएं हैं, यहां तक नोट कीजिए। अब क्या है, हर एक फेज में क्या क्या कार्यकलाप हो रहा है वो हम लोग जरा जानें। तो इंटरफेस को बांटे हैं किसमें? इंटरफेस, इसमें पहला है G1 फेज। इसमें होगा क्या? तरह तरह के मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, इन सब का फॉर्मेशन होगा इसमें। इन दिस फेज, इस अवस्था में, इन दिस फेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यू molecules are produced. Proteins are produced. इस समय में अनेक प्रकार के नए नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन्स बनेंगे। अब सवाल ये उठते हैं, इनका जरूरत क्या है? तो इनका ज़रूरत है सेल को जीवित रहने के लिए, सारा कामकाज करने के लिए, है ना। जैसे ये ऐसी बात है, हम किसी नए घर में गए, फॉर एग्जांपल हम अपना डेरा शिफ्ट किए, राइट। तो नए घर में जाएंगे तो सबको सजाएंगे, तब तो अपना काम कर पाएंगे। या जैसे नए घर में गए बस अगले ही मिनट में ऑफिस चल देंगे, हो पाएगा? ऑर्गेनाइज नहीं है, कहाँ क्या है नहीं है, पता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, घर नया लेने के बाद उसमें सारा चीज़ जगह पे व्यवस्थित करके सामान रखेंगे, उसके बाद ना अपने काम पे जाएंगे। ये भी तो वही करने वाला है। तो जब ये नया नया सेल बना, है ना, डिवीज़न के जस्ट बाद, तो इसे अपने ज़रूरत के सारे मॉलिक्यूल्स चाहिए और उनका ये निर्माण करना शुरू करता है। तो गैप फेज इन्हीं सारी चीज़ों में निकलता है। ठीक है, ये पहला काम होगा। दूसरा, जब नई नई चीज़ें मिलेंगी, है ना, मॉलिक्यूल्स नए बनेंगे, आपको नहीं लगता सेल का साइज बढ़ेगा? जब किसी को खूब अच्छा खाना पीना दिया जाएगा, होगा ना। तो वही बात इसके साथ भी है। सो द, अच्छा एक बात और,
अगर हम कहें कि सेल का साइज बढ़ रहा है तो कौन बताएगा, न्यूक्लियस बड़ा हो रहा है कि साइटोप्लाज्म बड़ा हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं भाई, न्यूक्लियोप्लाज्म जहां है वही रहेगा, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। ठीक है, सो द साइज ऑफ द सेल, ये अपवर्ड एरो मतलब है इंक्रीजेस, बढ़ रहा है। साइज ऑफ द सेल इंक्रीजेस एंड बाय द हेल्प ऑफ इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म की मात्रा में, वॉल्यूम में बढ़ोतरी के साथ ये काम वो पूरा कर पाता है। यहां लिख लीजिए। तो दो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को पता चला, जीवन फेज में क्या होगा, नए नए मॉलिक्यूल्स और उसके साथ नए नए प्रोटीन्स का निर्माण, और साथ ही साथ ये क्या करेगा, अपनी आकार वृद्धि, और आकार वृद्धि करेगा साइटोप्लाज्म की मात्रा में वृद्धि करके। लिखिए, यहां तक में कोई दिक्कत? और एक चीज जानते हैं, तीसरा काम और करेगा। ये ऐसा चीज है जैसे हम लोग समझ रहे हैं ना, नया घर लिया गया है, सारा चीज अरेंज कर लिए। अब अगले एक दिन में हम सारा अरेंज कर लिए फॉर एग्जांपल, अगला दिन क्या करेंगे, सुबह उठ के फिर से घर सजाएंगे क्या? नहीं, घर तो सजा चुके। अब अगला काम क्या करेंगे, ऑफिस जाने की तैयारी। तो इसके लिए ऑफिस का काम क्या हो गया, अगले स्टेज की तैयारी। और आप देखे होंगे जीवन के बाद क्या लिखा हुआ है, एस सिंथेसिस फेज, यानी इसका काम होगा जीवन फेज के अंत होते होते एस फेज की तैयारी कर ले, ताकि एस फेज में जाने के बाद इसे रुकना ना पड़े। ठीक है, चलिए, तो इसमें तीसरा काम होगा, ईट यानी सेल प्रिपेयर्स फॉर द एस फेज, बोलने का मतलब सिंथेटिक फेज। तो ये इसकी तैयारी कर लेगा जीवन फेज में। लिख लीजिए। कल हम लोग, क्योंकि अब हम लोग इसके बाद जो है एस फेज की तैयारी करेंगे, एस फेज में पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर किसी एनिमल सेल में, ये तो तय बात है कि ये किसके लिए हम लोग देख रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल के लिए, न्यूक्लियस है तभी ना न्यूक्लियस का डिवीजन लिखे। तो जब हम एक यूकैरियोटिक सेल में देख रहे हैं तो या तो वो प्लांट सेल होगा या एनिमल सेल होगा। ठीक है, तो ये न्यूली फॉर्म्ड है, छोटा सा होगा, समय के बाद इसका क्या होगा, आकृति साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो इसको एनर्जी जनरेशन का जरूरत ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? और आप सेल में पढ़ चुके हैं, एनर्जी जनरेशन का जगह कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये पावर हाउस ऑफ सेल है। तो पावर हाउस को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब एक पावर हाउस से काम नहीं चल रहा, जैसे बिहार में ऊर्जा की आवश्यकता है, तो एक ठो बार में जो एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट है उसे काम चल जाएगा। आपको और भी ऊर्जा का उपाय करना पड़ेगा ना, तो तब ना लोग के घर घर में सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है, तो हमारे यहाँ पावर बढ़ गया। तो ये भी तो कुछ कैसा सोचेगा, इसको भी एनर्जी का जरूरत है, तो एनर्जी बढ़ाएगा कैसे, एक ठो माइटोकॉन्ड्रिया मान लेते लेकर आया, उससे काम चलेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ाना पड़ेगा ना। तो हमको ये पूछना है कौन से फेज में माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेगा। हम सवाल पूछे कि आप लोग के दिमाग में जवाब आ जाना चाहिए। जीवन फेज में बात किए हैं तो जीवन फेज में ही होगा भाई, आकार बढ़ रहा है, एनर्जी का ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है, तो बढ़ेगा किस में, जीवन फेज में। तो क्वेश्चन मेरा ऐसे था, इन व्हिच फेज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट will increase in a cell cycle। हमारा सवाल था,
ठीक है, हमारा सवाल था कि कौन से फेज में, अब आगे आ जाइए, फैन नहीं बंद चल रहा है उधर, इस पे आ जाइए, कौन से फेज में क्या हो रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की संख्या वृद्धि होगी? G1 फेज, बहुत ही डायनामिक फेज है, यहीं पे होगा। तो क्लोरोप्लास्ट के लिए तो प्लांट सेल, इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है नहीं, एनिमल सेल में तो होता नहीं है, पर माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में G1 फेज में बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था G1 फेज। G1 फेज के बारे में सब कुछ हो गया। और लोग पेज पलट दें। अब आइए एस फेज। एस फेज की तैयारी एक क्वेश्चन से करते हैं। इफ ए प्लांट सेल, ध्यान दीजिएगा, अभी लिखिएगा नहीं, इफ ए प्लांट सेल हैज 12 chromosomes and 24 picogram, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻15 ग्राम, बहुत छोटा यूनिट है। ठीक है, तो आपके जानकारी के लिए ये था। अभी बस क्वांटिटी से मतलब रखिए। इफ ए प्लांट सेल हैज 12 chromosomes and 24 picogram, then at the end of G1 phase, what will be the, एकदम क्वेश्चन देखते रहिए, समझ में रहिएगा, है ना। What will be the number of chromosome, क्वांटिटी, मात्रा, क्वांटिटी ऑफ डीएनए, बताइए तो। 24 पिकोग्राम डीएनए, क्योंकि क्रोमोसोम में क्या रहता है, डीएनए। हम लोग डीएनए को मीन कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए और बताइए तो क्या होना चाहिए आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन हर फेज में हम लोग को दिखाई देंगे। रिमेंबर, ये सेल डिवीजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस बात पे हमेशा हम लोग ध्यान देंगे। और इसमें ग्राफ बना बना के कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, पर एक बार समझ जाने के बाद कहीं दिक्कत नहीं होगी। अभी कंफ्यूजन है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए नहीं पता चल रहा। आइए पीछे पलट कर देखें। देखिए तो G1 फेज में क्या क्या बोला है। पहला क्या बोला है, नए नए मॉलिक्यूल का निर्माण होगा, प्रोटीन बनेंगे। दूसरा क्या बोला, साइज बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। तीसरा क्या बोला, तैयारी कर लेगा एस फेज का। कहीं पे भी बोला कि क्रोमोसोम की नंबर, क्रोमोसोम की मात्रा, डीएनए की मात्रा बढ़ाएंगे, बोला है नहीं ना बोला। आपको यहां पर बोला है किसके मदद से साइज बढ़ रहा है, साइटोप्लाज्म। क्या न्यूक्लियोप्लाज्म को बोला है कुछ नहीं, यानी उस पर कोई चेंज G1 फेज में नहीं आएगा। तो यदि उसमें G1 फेज में कोई चेंज नहीं आने वाला, तो जितना लेकर आया था G1 फेज के अंत में भी तो उतना ही रह जाएगा। आंसर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, फिर कितना लेकर आया था, 12 भी रहेगा। डीएनए का क्वांटिटी 24 पिकोग्राम रह जाएगा। ये सही सवाल, सही जवाब। इसी तरीके से क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए। जाने की कौन कौन सी घटनाएं होंगी एस फेज के दौरान। ड्यूरिंग एस फेज, और एस फेज का नाम हम लोग क्या रखे हैं, सिंथेसिस फेज।
सिंथेसिस मतलब क्या होता है? संश्लेषण, किसी पदार्थ का बनना, कुछ बनेगा, है ना? तो वही जानना है क्या बनेगा इसमें। ड्यूरिंग एस फेज द नंबर ऑफ सेंट्रोसोम पर सेल डबल्स। अब इसका मतलब समझिए, प्रत्येक सेल में सेंट्रोसोम की जो संख्या थी वो दुगुनी हो जाएगी। तो क्या कोई बताएगा सेंट्रोसोम होता कितना है एक सेल में? एक ही होता है, तो डबल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। दूसरा, ये सेंट्रोसोम यूकैरियोटिक सेल्स में से किन में पाए जाएंगे? नहीं, एनिमल सेल में पाए जाएंगे। तो ये बात हो गई एनिमल सेल के लिए, प्लांट सेल में तो होता नहीं है, इसलिए प्लांट सेल पे लागू नहीं होगा। तो क्या कहा गया? नंबर ऑफ सेंट्रोसोम पर सेल डबल्स, यानी फ्रॉम 1 to 2 इट बिकम्स। ये 1 से बढ़कर 2 हो जाते हैं। यहां तक नोट कीजिए, लिख चुके होंगे। तो हम यहां कहें कि यहां क्या हुआ? पहला चीज कि सेंट्रोसोम की संख्या दुगनी हो जाएगी। सीरियल नंबर 2, देयर इज नो न्यू प्रोटीन सिंथेसिस। अभी लिखिएगा नहीं, इस अवस्था में नए प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। क्यों? तो ऑलरेडी तो जीवन फेज में कर लिया, अब काहे का दोबारा करेगा? तो एक चीज का सिंथेसिस हुआ एनिमल सेल में, नए सेंट्रोसोम का। और क्या होगा वो देखिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होने वाला है, द कंटेंट ऑफ डीएनए पर सेल becomes double by DNA synthesis without changing, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, the number of chromosome पर सेल। अब आप इसको लिखिए, फिर हम लोग इसको समझते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है? बोल रहा है क्या कि इसमें एस फेज लिखा है सिंथेसिस का, कुछ तो बनेगा। एक तो देखे सेंट्रोसोम बन रहा है, तो ये यूनिवर्सल कैसे होगा? ये तो एनिमल सेल के लिए हो गया, प्लांट सेल के लिए। तो कह रहा है प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में ही क्या होंगे? नए डीएनए का निर्माण। तो कंटेंट ऑफ डीएनए, ठीक, कंटेंट ऑफ डीएनए पर सेल बिकम्स डबल, दुगना हो जाएगा। और कैसे डबल हो रहा है? बिना बदले हुए, विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल। ये कैसे कर रहा है ना? ये सोचने वाली बात है। तो पिछला क्लास जरा याद कीजिए, हम लोग यहां देखें, याद कीजिए तो रेस्टिंग स्टेज में हम लोग क्रोमोसोम को कैसे बनाए थे? ऐसे बनाए हुए थे। इस तरीके से, या छोड़िए, इतना लंबा चौड़ा बनाने का जरूरत नहीं है ना? हम लोग एक क्रोमोसोम को शुरुआत में कैसे दिखाए थे? ये उसका क्या था? सेंट्रोमेयर। ये था सेंट्रोमेयर, और ये था क्रोमैटिन फाइबर। ये था ना क्रोमैटिन फाइबर,
और ये क्रोमेटिन फाइबर बराबर था डीएनए, क्योंकि इस डीएनए को प्रोटीन द्वारा सजा के रखा गया था। ठीक है, अब ये कौन से फेज में रहेगा? G1 फेज में ऐसे रहेगा। जब एस फेज पार करेगा, एस फेज पार करेगा तो यही कैसा दिखाई देने लगेगा? ये देखिए, ये वाला एक ठो डीएनए और ये वाला दूसरा डीएनए, डीएनए की मात्रा डबल हो गई और नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी कितना है? ये आकार बदल लिया, एक शेप का दिख रहा है, लेकिन है नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना? 1। ये पहले भी 1 था, अभी भी 1 है। तो ये काम होता है एस फेज पे। ठीक है।